वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जर्मनी के एक बेरहम जनरल ने अपनी टुकड़ी के साथ मिलकर इस बूढ़े आदमी का सारा सोना छीन लिया और बाद में उसे जान से मारने के लिए फांसी लगाकर एक खंबे पर टांग दिया। मगर यही जनरल और उसकी टुकड़ी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस बुड्ढे के बारे में कहा जाता था कि वो अमर है और अगर कोई उसे जान से मारने की कोशिश भी करता है तब भी वो बुढ़ा किसी न किसी तरह से अपनी जान को बचाकर बाद में अपने दुश्मनों को कुत्ते की मौत मारता है। असल में इस बुढ़ऊ का नाम कॉर्पी था, जो कि पहले के टाइम पर फिनलैंड का एक बहुत ही जाबाज कमांडो हुआ करता था। मगर एक बहुत ही दुखद घटना के बाद से वो सेना को छोड़कर एक जंगल के पास घर बना के अपने कुत्ते और घोड़े के साथ वहीं पर रहने लग गया था। अब एक समय पर जब कॉर्पी जंगल में ही मौजूद नदी के पास जाता है तो वहाँ के पानी के अंदर उसे छोटे छोटे सोने के टुकड़े दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद कॉर्पी समझ जाता है कि पक्का आसपास सोने की कोई न कोई खदान मौजूद है। ये बात समझ आते ही वो नदी के आसपास के एरिया में खुदाई करना शुरू कर देता है और जल्दी ही उसे वो खदान भी मिल जाती है जिसमें बहुत सारा सोना मौजूद था। तब कॉर्पी धीरे धीरे सारे सोने को निकालकर अपने घर में ले जाता है और पूरी रात अपने हाथ में बंदूक लेकर उस सोने की रखवाली करता है, क्योंकि हाल फिलहाल में वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने की वजह से काफी सारी नाजी सेना जर्मनी की तरफ जा रही थी। अब वो लोग अपने रास्ते में आने वाले सारे गाँव को पूरी तरह से बर्बाद करते हुए जा रहे थे। उसी वजह से कॉर्पी को डर था कि अचानक से वो नाजी सैनिक उसके ऊपर हमला करके उसके सोने को ना छीन ले। इसीलिए वो पूरी रात जागकर रखवाली करने के बाद सुबह सुबह नहा धोकर जल्दी से अपने घोड़े पर सारे सोने को लाता है और सीधा शहर के बैंक की तरफ निकल पड़ता है। तब थोड़ा सा दूर जाते ही उसे रास्ते में काफी सारे नाजी सैनिक दिखाई देते हैं, जिनका बेरहम जनरल ब्रूनो अपने टैंक पर बैठा हुआ था और उसके पीछे उसके काफी सारे सोल्जर ट्रक में आ रहे थे। तब ब्रूनो कॉर्पी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वहीं पर रुक जाता है, जिस दौरान कॉर्पी तो उसके बगल से उसे इग्नोर करते हुए ऐसे आगे जाने लग गया था जैसे कि ब्रूनो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो। असल में कॉर्पी को इस बात पर पूरा भरोसा होता है कि जब तक वो अपने पूरे होशो आवाज में है तब तक कोई भी उसके सोने को उससे नहीं छीन सकता। अब वैसे ही नाजी सैनिक रास्ते में अपनी हवस को मिटाने के लिए काफी सारी स्पेनिश औरतों को भी अपने साथ पकड़ कर लेकर जा रहे थे, जिनमें से ही एक औरत के साथ बहुत ज्यादा गलत करके वुल्फ नाम का एक सोल्जर तुरंत ही अपने ट्रक के बाहर आता है और उसके अगले पल ही ब्रूनो के टैंक के ऊपर चढ़ के कॉर्पी पर निशाना लगा के खड़ा हो जाता है। लेकिन वुल्फ के शूट करने से पहले ही ब्रूनो उसको कॉर्पी के ऊपर गोली चलाने से मना कर देता है। अब वैसे उसने मना इस वजह से नहीं करा होता क्योंकि वो कॉर्पी के कमांडो होने के बारे में जानता था, बल्कि उसने मना इस वजह से करा था क्योंकि उनके थोड़ा सा पीछे ही उनके 4 सैनिक और आ रहे थे, जो कि कॉर्पी को देखते ही उसे जान से मारकर वैसे ही उसे लूट लेते। खैर भी थोड़ा सा और आगे जाने पर कॉर्पी को कुछ खंभों के ऊपर काफी सारे लोगों की लाशें लटकी हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें देखने के बाद वैसे तो किसी की भी पट के 4 से 64 हो जाती, पर जैसा कि कॉर्पी ने खुद भी काफी सारी जंग लड़ी हुई थी तो उसके लिए ये सारी मंजर देखना वैसे भी बहुत आम बात थी। उन्हें देखने के बाद जब कॉर्पी और ज्यादा आगे जाता है तो वहां पर उसे ब्रूनो की टुकड़ी की वही 4 नाजी सैनिक अपनी एक छोटी सी गाड़ी में आते हुए दिखाई देते हैं, जो उसे देखने के बाद तुरंत ही घोड़े से उतरने के लिए बोलने लग गए थे। तब कॉर्पी भी बिना डरे अपने घोड़े से उतर जाता है और उसके बाद जब वो नाजी सैनिक उसके घोड़े की तलाशी लेते हैं तो उन्हें कॉर्पी के पास मौजूद वो सारा का सारा सोना दिखाई दे जाता है, जिसे देखने के बाद वो सैनिक लालच में आ गए थे और उन्होंने अगले ही पल कॉर्पी को जान से मारकर उस सोने को अपने पास रखने का प्लान बना लिया था। तब एक सोल्जर कॉर्पी के ऊपर गन पॉइंट करके उसे खत्म करने के लिए तैयार होता है, मगर उसके गोली चलाने से पहले कॉर्पी सबसे पहले तो शांति से अपने कुत्ते के पास जाकर उसे भागने के लिए कहता है, जिस दौरान कॉर्पी के कुत्ते के भागते समय नाजी सैनिक उसके कुत्ते के ऊपर भी गोलियां चलाते हैं, मगर एक भी गोली कॉर्पी के कुत्ते के नहीं लगती। क्या इसके बाद वो सैनिक कॉर्पी को खत्म करने के लिए उसके ऊपर गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है, मगर उसके गोली चलाने से पहले ही कॉर्पी अपने पास मौजूद एक खंजर को निकालकर उस सैनिक के भेजे में घुसा देता है, जो देखने के बाद तो बाकी 3 सैनिकों की फट के 4 से 64 हो जाती है, मगर उसके बावजूद भी वो कॉर्पी के ऊपर हमला करते हैं, जिस दौरान कॉर्पी अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले एक सैनिक के पेट पर कई बार वार करके उसे खत्म करता है और बाद में वो दूसरे सोल्जर को हेलमेट से पीट कर उसकी भी जान ले लेता है। इससे वो आखिरी सोल्जर भी गुस्से में आकर कॉर्पी के ऊपर गोलियां चलाने लग गया था, मगर कॉर्पी जैसे तैसे उसकी गोलियों से बचते हुए उसके पास जाता है और उसकी ही बंदूक से उसको शूट करवा के उसके भेजे को उड़ा देता है। अब इन गोलियों की आवाज ब्रूनो और उसके साथियों तक भी पहुंची थी। तब उन्हें लग रहा था कि शायद नाजी सैनिक ने कॉर्पी को शूट करके खत्म कर दिया होगा, इसीलिए ब्रूनो अपनी टुकड़ी के साथ अपने टैंक को मोड़कर वापस आता है, मगर वहां पर कॉर्पी की जगह अपने 4 साथियों की लाश को देखकर उसका खून खौल उठता है। तब ब्रूनो को अपने एक साथी की लाश के पास जाने पर एक छोटा सा सोने का टुकड़ा दिखाई दे गया था, जो ब्रूनो के उस साथी ने कॉर्पी के सोने में से चुराकर अपनी जेब में डाल लिया था। उस सोने के टुकड़े को देखने के बाद ब्रूनो समझ जाता है कि कॉर्पी के पास बहुत सारा सोना है, इसीलिए उस सोने को हासिल करने के लिए ब्रूनो अब खुद कॉर्पी के पीछे जाने का फैसला करता है। इधर कॉर्पी अभी भी लगातार आगे बढ़े जा रहा था, मगर उतने में ही पीछे से ब्रूनो अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचकर कॉर्पी के ऊपर अपने टैंक की मदद से अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद कॉर्पी जैसे तैसे वहां पर से अपने घोड़े को निकलने में कामयाब हो जाता है। मगर ब्रूनो के मन में अब किसी भी हालत में कॉर्पी का पीछा छोड़ने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। उल्टा भी वो अपने साथियों को गोलियां चलाने के लिए मना करता है और कॉर्पी को वहां से निकलकर आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। असल में जिस रास्ते पर कॉर्पी गया था उस रास्ते पर ब्रूनो और उसके साथियों ने पहले से काफी सारी माइंस को बिछा रखा था और ब्रूनो को ये बात पता थी कि कॉर्पी का घोड़ा किसी न किसी माइन के ऊपर पैर जरूर रखेगा।
अब किस्मत खराब होने की वजह से बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि कॉर्पी अब जब ब्रूनो को अपने पीछे आता हुआ ना देखकर अपने घोड़े को थोड़ा सा धीरे करके आगे बढ़ने लगता है, तभी अचानक उसके घोड़े का पैर एक माइन के ऊपर पड़ने से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में कॉर्पी के घोड़े के पूरी तरह से चिथड़े उड़ गए थे, मगर किस्मत से कॉर्पी की जान बच गई थी और वो अपने घोड़े की लाश को देखकर उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लग गया था। अब उसके घोड़े के मर जाने की वजह से उसका सारा का सारा सोना इधर उधर बिखर चुका होता है, जिसके ऊपर नजर पड़ते ही कॉर्पी खुद को संभालते हुए जल्दी से अपने सोने को वापस से जमा करने में लग जाता है और उतने में ही ब्रूनो और उसके साथी भी लैंड माइंस के पास पहुंच जाते हैं। उस दौरान भी ब्रूनो के साथी कॉर्पी को शूट करके खत्म करने वाले थे, पर अभी भी ब्रूनो ने किसी को भी गोली चलाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि कॉर्पी पहले सारे सोने को जमा करके अपने बैग में रख ले, ताकि ब्रूनो और उसके साथियों को माइंस के बीच में जाकर सोने को जमा करते हुए अपनी जान ना गंवानी पड़े। और कॉर्पी के सारे सोने को जमा करने के बाद वो कॉर्पी को जान से मारकर उसके बैग को आराम से हासिल कर ले। मगर सोना उठाते हुए कॉर्पी को खुद भी इस बात का अंदाजा हो चुका था, इसीलिए वो सारे सोने को जमा करने के बाद सोना उठाने का नाटक करते हुए ही पास में पड़े एक पत्थर को उठाता है और तुरंत ही उसे जमीन के ऊपर मौजूद एक माइन के ऊपर फेंक देता है। इससे अब उस माइन के धमाके से चारों तरफ सिर्फ धूल धूल हो गई थी, जो देखने के बाद ब्रूनो के साथ ही कॉर्पी की तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। मगर कॉर्पी ने इस चीज का इंतजाम भी कर रखा था। वो पास में पड़ी एक प्लेट को उठाकर उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए पीछे हटना शुरू कर देता है। मगर धुएं की वजह से ब्रूनो को लग रहा था कि शायद अब तक कॉर्पी जान से मर गया होगा, इसीलिए वो अपने एक साथी को इशारा करते हुए धीरे धीरे धुएं के अंदर जाने के लिए बोलता है। मगर उस सैनिक के आगे बढ़ते ही धुएं के बीच में से एक माइन उड़ते हुए उसके खोपड़े पर आकर लगती है और धमाका होने से उसके शरीर के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये देखने के बाद तो ब्रूनो और उसके साथी पूरी तरह से दंग रह गए थे, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी को भी माइन का इस तरह से इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा था और उन्हें समझ में आ गया था कि कॉर्पी अभी तक जिंदा है। तब ब्रूनो अपने दो साथियों को और इशारा करके आगे जाने के लिए बोलता है, जिस दौरान वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मगर किस्मत खराब होने की वजह से उन दोनों का पैर भी एक एक माइन के ऊपर पड़ जाता है और वो दोनों के दोनों ही मारे जाते हैं। अब जैसे कि ब्रूनो सोने को हासिल करने के लिए ज्यादा देर नहीं कर सकता था, इसीलिए वो तुरंत ही दो स्पेनिश औरतों को अपने टैंक के आगे बांधकर उनसे आगे आगे चलने के लिए कहता है और अपने टैंक में बैठकर अपने साथियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इससे अगर उनके सामने कोई माइन होती तो उन दोनों औरतों का पैर माइन के ऊपर पड़ने से उन दोनों की ही मौत होती, जबकि ब्रूनो और उसके साथी पीछे होने की वजह से बच जाते। लेकिन उन दोनों औरतों की किस्मत अच्छी होने की वजह से उन दोनों के सामने कोई भी माइन नहीं आई थी और ब्रूनो अपने साथियों के साथ माइंस के बीच में उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर कॉर्पी का घोड़ा मरा हुआ पड़ा था। उस दौरान जब ब्रूनो अपने टैंक से बाहर आकर वहां मौजूद सामान को देखता है तो वहां पर उसे कॉर्पी का आर्मी टैंक भी पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद ब्रूनो को आज पहली बार कॉर्पी के नाम के बारे में पता चला था। मगर जैसे ही वो अपने टैंक में जाकर अपने साथी को उस नाम के बारे में बताता है तो उसका साथी तो इस बात से दंग रह जाता है कि उनका सामना अभी अभी कॉर्पी से हुआ था, पर उसके बावजूद भी वो जिंदा है। असल में कॉर्पी एक बहुत ही खतरनाक और निर्दयी सोल्जर हुआ करता था, पर एक जंग के दौरान कुछ रशियन सोल्जर ने कॉर्पी से बदला लेने के लिए उसके परिवार को घेर कर जान से मार दिया था, जिस बात की वजह से कॉर्पी इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि उस समय से अब तक उसके सामने जो भी रशियन सोल्जर आता था उसको वो बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मार देता था। इसी तरह से वो अब तक 300 से ज्यादा रशियन सोल्जर को मौत के घाट उतार चुका है और रशिया जैसे इतने बड़े देश की पूरी आर्मी भी जंगल में उसके इलाके में जाने से बहुत ज्यादा डरती है। ये बात बताने के बाद ब्रूनो का साथी ब्रूनो से कहता है कि शायद हमें कॉर्पी के पास ना जाकर वापस से अपने प्लेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी जर्मनी में पहुंच सकें। मगर कॉर्पी के बारे में सारी चीजें जानने के बाद भी ब्रूनो अपने साथी की बात को नहीं मानता, क्योंकि वो किसी भी हालत में कॉर्पी से उस सोने को हासिल करना चाहता था। असल में वर्ल्ड वॉर 2 को हार जाने की वजह से नाजी सैनिकों को जर्मनी में बहुत ही बुरी सजा मिलने वाली थी और ब्रूनो को इस बात की उम्मीद थी कि वो सोने को सरकार को देकर अपने और अपने साथियों की सजा को माफ करवा सकता है। खैर अभी तक जैसा कि कॉर्पी वहां पर से काफी ज्यादा आगे निकल चुका था, इसीलिए ब्रूनो अब जल्दी जल्दी वापस से अपने साथियों के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और वहीं जैसा कि कॉर्पी अभी तक खुद भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए आगे बढ़ते हुए जब उसे एक पूरी तरह से बर्बाद हुआ ट्रक दिखाई देता है तो उसके पास जाके उसके टायर से थोड़ा सा टिकते हुए वहां पर आराम करने में लग जाता है। तब आराम करने से पहले वो अपने शरीर में लगे हुए गोलियों के कुछ छर्रों को निकालता है और अपने घाव को मिट्टी से ढकने के बाद थोड़ी देर के लिए वहीं पर सो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही ब्रूनो और उसके साथी भी यहाँ तक पहुंच चुके थे, जिनकी आवाज को सुनकर कॉर्पी की आंख खुल जाती है और उसको पता चलता है कि ब्रूनो अब उसको ढूंढने के लिए शिकारी कुत्तों का इस्तेमाल कर रहा था। उस दौरान ब्रूनो और उसके साथियों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सबसे पहले तो कॉर्पी उस जले हुए ट्रक के पास छुप जाता है और बाद में जब ब्रूनो और उसके साथी अपने ट्रक को लेकर आगे बढ़ते हुए आते हैं तो कॉर्पी मौका देखकर बिना किसी की नजर में आए ब्रूनो के ट्रक के नीचे जाकर छुप जाता है। उस दौरान उसने चलते हुए ट्रक का फ्यूल पाइप काटकर अपने ऊपर काफी सारे पेट्रोल को गिरा लिया था, ताकि शिकारी कुत्तों को उसकी महक ना आए और उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है। मगर वहां पर से निकलने के लिए वो जैसे ही ट्रक के नीचे से बाहर आता है, वैसे ही एक शिकारी कुत्ते की नजर उसके ऊपर पड़ जाने की वजह से वो उसकी तरफ भौंकना शुरू कर देता है।
तब ब्रूनो और उसके साथी भी कॉर्पी को देखकर उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें से एक गोली कॉर्पी के पैर पर लग भी जाती है। पर उसके बावजूद कॉर्पी जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए पास में मौजूद एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। ये देखकर ब्रूनो अपने साथियों से गोलियां चलाने को मना करते हुए अपने शिकारी कुत्तों को कॉर्पी की तरफ भेज देता है, जो कॉर्पी के पास जाके उसे चीर फाड़ कर आराम से जान से मार देते। तभी कॉर्पी की नजर सामने मौजूद एक चील के ऊपर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो तुरंत ही अपने पास मौजूद एक माचिस की तिल्ली को रगड़कर उसमें आग लगाता है, जिस दौरान उसके पेट्रोल में भीगा होने की वजह से उसके शरीर पर भी आग लग गई थी। ये देखने के बाद ब्रूनो का कुत्ता बहुत ज्यादा डर जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर कॉर्पी तुरंत ही पास में मौजूद झील में छलांग मार देता है। तब ब्रूनो के साथ ही तुरंत ही झील के पास जाकर झील में भी काफी देर तक गोलियां चलाते रहते हैं और तब उन्हें झील में खून दिखाई देता है, जिसे देखकर ब्रूनो को लगने लग गया था कि शायद इस बार वो कॉर्पी को जान से मारने में कामयाब हो चुके हैं। इसीलिए अब ब्रूनो अपने 3 साथियों को एक बोट देकर पानी के बीच में जाने को बोलता है, ताकि वो पानी के नीचे से कॉर्पी के सोने को निकाल सके। अब पानी के बीच में पहुंचने के बाद उन तीनों सोल्जर में से एक सोल्जर पानी के अंदर जाता है, मगर उसके अंदर जाते ही कॉर्पी उसको पकड़ लेता है और अपने पास मौजूद खंजर की मदद से उसके गले को चीर देता है। इसकी वजह से ऊपर बहुत सारा खून आ गया था, जो देखने के बाद ब्रूनो समेत उसके सारे साथी बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं और उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि कॉर्पी अभी भी जिंदा है। इसके बावजूद ब्रूनो अपने दूसरे साथी को भी नीचे जाने के लिए बोलता है, मगर उसके नीचे जाते ही कॉर्पी उसे भी जान से मार देता है और इस बार भी ब्रूनो और उसके साथियों को पानी के ऊपर बहुत सारा खून दिखाई देता है। ये देखने के बाद तो ब्रूनो का तीसरा साथी बहुत ही बुरी तरह से डर गया था, इसीलिए वो ब्रूनो के ऑर्डर का इंतजार करे बिना ही अपनी बोट को किनारे की तरफ लेकर जाने लग जाता है, जो देखकर पुल गुस्से में आकर खुद उस सैनिक को शूट करके खत्म कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कॉर्पी तुरंत ही उस तीसरे आदमी की डेड बॉडी के पास जाता है और उसे अपने कंधे पर टांग कर वहां पर से भागना शुरू कर देता है। उस तीसरे सैनिक की डेड बॉडी की वजह से ब्रूनो और उसके साथी जो कॉर्पी के ऊपर गोलियां चला रहे थे, कॉर्पी को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और अभी वो जैसे तैसे वहां पर से बचकर निकलने में कामयाब हो चुका था। इससे ब्रूनो को गुस्से में समझ में नहीं आता कि अब वो कॉर्पी के सोने को हासिल कैसे करेगा, पर तभी अचानक उसकी नजर कॉर्पी के कुत्ते के ऊपर पड़ती है, जो कि झील के किनारे बैठकर कॉर्पी को देखने लग गया था। और अभी उस कुत्ते को देखकर ब्रूनो समझ जाता है कि अब कॉर्पी तक पहुंचने का रास्ता बस उसका कुत्ता है, इसीलिए वो कॉर्पी के कुत्ते के पास जाकर उसे प्यार करने लग जाता है। इधर कॉर्पी आगे बढ़ते हुए एक टाउन के पास पहुंच जाता है, जिसे नासियों ने पूरी तरह से लूटकर उसे जला दिया था और वो अभी भी जल रहा था। ये देखकर कॉर्पी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर फिलहाल वो आराम करने के लिए गैस स्टेशन वाली बिल्डिंग में चला जाता है। वहां पर बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है और इसके थोड़ी देर बाद अचानक उसकी आंख उसके कुत्ते की आवाज से खुलती है, जो कि उसे सूंघता हुआ गैस स्टेशन के पास पहुंच चुका था। उसकी आवाज को सुनकर कॉर्पी खुद भी उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है, मगर अपने कुत्ते को देखते ही कॉर्पी के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ब्रूनो ने कॉर्पी के कुत्ते के ऊपर डायनामाइट बांधकर उसे कॉर्पी के पास भेजा था, ताकि डायनामाइट के ब्लास्ट में कॉर्पी की मौत हो जाए और बाद में ब्रूनो को कॉर्पी के पास मौजूद सोना हासिल करने में आसानी हो। अभी कॉर्पी जल्दी से उस डायनामाइट को अपने कुत्ते के शरीर से निकालकर दूर फेंकने की कोशिश करता है, मगर वो डायनामाइट हवा में ही फट जाता है, जिसके इम्पैक्ट से कॉर्पी दूर जाकर गिरा था और उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। कॉर्पी अब तक इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि अब वो सही से खड़ा तक नहीं हो पाता और उतने में ही वहां पर ब्रूनो और उसके साथी भी पहुंच जाते हैं। तब ब्रूनो कॉर्पी को जान से मारने के लिए उसके गले में रस्सी डालकर उसे पास में मौजूद एक खंबे से फांसी पर लटका देता है, जिस दौरान थोड़ी ही देर में कॉर्पी की आंखें बंद हो गई थी और ब्रूनो और उसके साथियों को लगने लग गया था कि कॉर्पी की मौत हो चुकी है। तब ब्रूनो का एक साथी अपनी टोपी को उतारकर कॉर्पी को रिस्पेक्ट भी शो करता है, क्योंकि बेशक से कॉर्पी उनका दुश्मन ही क्यों ना हो, पर हकीकत में वो एक बहुत ही जाबाज सोल्जर था। अब ब्रूनो कॉर्पी का सारा सोना लेने के बाद कॉर्पी की जेब में सोने का एक छोटा सा टुकड़ा डालता है और अपने साथियों के साथ वहां पर से चला जाता है। लेकिन उनके वहां पर से निकलते ही कॉर्पी अपनी आंख खोलकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि असल में वो मरा नहीं था और बस मरने का नाटक कर रहा था, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि इतनी ज्यादा घायल हालत में वो ब्रूनो और उसके साथियों का मुकाबला नहीं कर सकता। खैर अभी कॉर्पी के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो फांसी के फंदे से छूट नहीं पा रहा होता, इसीलिए वो खंबे पर मौजूद एक कील के ऊपर पैर रखने की कोशिश करता है, पर वहां से बार बार उसका पैर फिसलता जा रहा था। पर तभी कॉर्पी को खंबे पर मौजूद एक सरिये का भी एहसास होता है, इसीलिए वो उस सरिये का सहारा लेने के लिए अपने गोली वाले घाव को उस सरिये के अंदर घुसा देता है, जिससे कॉर्पी को दर्द तो हो रहा था, मगर फिलहाल के लिए उसकी जान बच गई थी। इसी तरह से वो पूरी रात उसी खंबे पर लटका रहता है और सुबह सुबह जब उस खंबे के ऊपर से एक प्लेन गुजर कर जाता है, तो उसकी हवा से वो खंबा नीचे गिर जाने के कारण कॉर्पी भी फ्री हो जाता है। तब कॉर्पी का कुत्ता भी भागता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और उतने में ही वो प्लेन भी पास में ही लैंड कर गया था, जिसमें से 2 नाजी सैनिक उतरकर गैस स्टेशन के पास ही आने लग जाते हैं, क्योंकि प्लेन में फ्यूल की कमी के चलते वो फ्यूल की तलाशी कर रहे थे। अभी गैस स्टेशन के पास आकर जब वो कॉर्पी की हालत को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि कॉर्पी इतना घायल होने के बावजूद अभी तक जिंदा था। तब एक नाजी सैनिक अपनी बंदूक निकालकर कॉर्पी को शूट करके खत्म करने वाला होता है, पर तभी कॉर्पी उसके पैर पर जोर से लात मारता है, जिससे सर के बल एक पत्थर पर गिर जाने की वजह से उस सोल्जर की वहीं पर मौत हो गई थी। अब उस सोल्जर का साथी कुछ कर पाता, इससे पहले ही कॉर्पी पास में पड़े एक अद्दे को उठाकर उसके भी सर पर देकर मारता है, जिससे वो सोल्जर बेहोश हो गया था।
इसके बाद कॉर्पी पास में बैठकर अपने पास मौजूद उस छोटे से सोने के टुकड़े को देखने लग जाता है जो ब्रूनो ने पिछली रात उसके कपड़ों में डाला था। और उस सोने को देखकर कॉर्पी को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था क्योंकि बाकी का सोना उसकी पूरी जिंदगी बदल देता। मगर अब तक ब्रूनो पता नहीं अपने साथ उस सोने को कितना दूर लेकर जा चुका होगा। कॉर्पी लगातार इस बारे में सोच ही रहा था, पर तभी अचानक उसकी नजर पास में मौजूद उस प्लेन के ऊपर पड़ती है जिससे अभी अभी वो 2 नाजी सैनिक यहाँ पर आए थे। उसको देखने के बाद कॉर्पी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ब्रूनो से आखिरी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लेता है। लड़ाई पर जाने से पहले ब्रूनो ने अपने गांव में से सारी गोलियां निकाल ली थी और अपने गांव को सिलने के बाद उनके ऊपर पेट्रोल भी डाल लिया था ताकि उसके गांव पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद वो एक नाजी सैनिक के कपड़े पहनकर बेहोश हुए नाजी सैनिक को अपने साथ प्लेन में बिठाता है और सीधा ब्रूनो की तरफ जाने लग जाता है। दूसरी तरफ ब्रूनो भी अपने साथियों के साथ एकदम मस्त होकर अपनी एयरलाइन की तरफ जा रहा था जहां पर मौजूद एक नाजी प्लेन में बैठकर वो लोग वापस से जर्मनी की तरफ जाने वाले थे। तब रास्ते में ब्रूनो को एक जर्मनी का प्लेन क्रैश हुआ दिखाई देता है जिसको देखने के बाद जब ब्रूनो वुल्फ के साथ उस प्लेन के पास जाता है तो उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। उस प्लेन के अंदर मौजूद नाजी सैनिक के गले में वही फांसी का फंदा पड़ा हुआ था जिसको पिछली रात ब्रूनो ने कॉर्पी के गले में डाला था और इसका मतलब कॉर्पी अभी भी जिंदा था। उसको देखने के बाद तो ब्रूनो की फट के 4 से 64 हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो बुढ़ाऊ मरने का क्या लेगा। अभी ब्रूनो डर के मारे अपने साथियों से जल्दी से आगे बढ़ने के लिए कहता है और उसी दौरान जब उस स्पेनिश औरतों वाले ट्रक में बैठी औरतों को इस बारे में पता चलता है कि इन लोगों के पीछे कॉर्पी पड़ा है तो वहां पर मौजूद एक औरत हंसते हुए सोल्जर्स को बताती है कि बेशक से एक बार को यमराज से तुम लोग अपनी जान को बचा सकते हो, पर अगर तुम्हें मारने के लिए कॉर्पी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तो तुम लोगों को भगवान भी नहीं बचा सकता। उस औरत ने ऐसा बोला ही था कि तभी अचानक उस ट्रक में बैठे 2 सोल्जर में से एक सोल्जर की गर्दन पर कॉर्पी हमला कर उसे मौत के घाट उतार देता है और जब दूसरा सोल्जर ट्रक के बाहर झांकने की कोशिश करता है तो कॉर्पी उसको भी जान से मारकर खुद ट्रक के अंदर आ जाता है। वहां मौजूद औरतों को देखने के बाद कॉर्पी को सारी चीजें समझ में आ गई थी कि किस तरह से नाजी सैनिक उन औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाते होंगे, इसलिए वो उन औरतों को अपने पास मौजूद हथियार देते हुए उसकी मदद करने के लिए कहता है और ब्रूनो के बाकी सारे साथियों से छुपकर उस ट्रक के ड्राइवर के सर के अंदर खंजर घुसाकर उसको भी खत्म कर देता है। इसके बाद उन औरतों में मौजूद एक औरत ट्रक को चलाते हुए सीधा दूसरे वाले ट्रक के पास लेकर चली गई थी जिसमें ब्रूनो के बहुत सारे सोल्जर मौजूद थे और फिलहाल के लिए औरतों वाले ट्रक में मौजूद सभी औरतों ने गोलियां चलाकर उन सभी सोल्जर को एक एक करके खत्म कर दिया था। इसी बीच कॉर्पी भी अपने पास मौजूद एक हल को लेकर सीधा ब्रूनो के टैंक के ऊपर कूद जाता है और लगातार उसके गेट पर पार करते हुए उसके टैंक को खोलने की कोशिश करने लगता है। ये देखने के बाद तो ब्रूनो खुद भी काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो झटके से टैंक को रुकाकर कॉर्पी को टैंक से नीचे गिरा देता है और इसके अगले ही पल वुल्फ टैंक से बाहर निकलकर कॉर्पी के ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाता है। लेकिन किस्मत से कॉर्पी की एक भी गोली नहीं लगी थी और कॉर्पी जल्दी से टैंक के ऊपर चढ़कर वुल्फ को बुरी तरह से मारने लग गया था जिससे कॉर्पी और वुल्फ दोनों ही टैंक से नीचे गिर जाते हैं। तब ये मंजर देखकर ब्रूनो वुल्फ की मदद करने के लिए नहीं रुकता और अपने दूसरे साथी से जल्दी से एयरलाइन की तरफ चलने के लिए कहता है। अब इधर कॉर्पी वुल्फ को अपने हल की मदद से जान से मारने ही वाला था कि तभी वहां पर 2 रशियन सोल्जर अपनी बाइक को लेकर आ जाते हैं जिन्हें देखने के बाद वुल्फ को लग रहा था कि शायद अब उसकी जान बच जाएगी। पर जैसा कि रशियन सोल्जर्स के अंदर तो कॉर्पी का एक अलग सा ही खौफ था, इसलिए वो दोनों अपने सामने कॉर्पी को देखकर तुरंत ही अपनी बाइक छोड़कर वहां पर से भाग जाते हैं और ये देखने के बाद तो वुल्फ की भी पैंट गीली हो जाती है। पर फिलहाल के लिए कॉर्पी वुल्फ को जान से ना मारकर तुरंत ही उन रशियन सोल्जर्स की बाइक को उठाता है और सीधा एयरलाइन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। कॉर्पी के जाने के बाद अब तो वुल्फ को लगने लग गया था कि शायद अब तो उसकी जान पक्का बच जाएगी, पर तभी अचानक वहां पर वो सारी की सारी औरतें पहुंच जाती हैं जिनके साथ वुल्फ और उसके साथियों ने गलत काम करा था और अब वो सारी औरतें मिलकर वुल्फ से इस चीज का बदला लेने वाली थी। दूसरी तरफ ब्रूनो अपने आखिरी साथी के साथ अब तक एयरलाइन के पास पहुंच चुका था जहां पर जाने के बाद वो अपने साथी को शूट करके खत्म कर देता है और तुरंत ही पायलट के साथ एयरप्लेन में बैठकर वहां पर से जाने लग जाता है। उतने में ही कॉर्पी भी अपनी बाइक की मदद से प्लेन के सामने पहुंच गया था जो कि एक बंदूक की मदद से प्लेन के ऊपर काफी सारी गोलियां चलाता है, पर किस्मत से इससे प्लेन को कोई भी नुकसान नहीं होता और प्लेन हवा में उड़ने लग जाता है। ये देखकर तो ब्रूनो खुश हो रहा था, पर अब तक कॉर्पी अपने पास मौजूद एक खल को लेकर प्लेन की बॉडी में घुसा चुका था जिससे वो भी प्लेन के साथ साथ हवा में आ जाता है और किस्मत से प्लेन के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। ब्रूनो को इस बारे में पता चलने पर वो कॉर्पी को जान से मारने के लिए प्लेन के पीछे वाले हिस्से में जाता है जहां पर जाते ही कॉर्पी उसके ऊपर झपट पड़ा था, पर कॉर्पी के बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से ब्रूनो उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। तब ब्रूनो उसको कुत्तों की तरह मारता है जिसके बाद वो कॉर्पी को खत्म करने वाला था, पर तभी अचानक कॉर्पी की नजर पास में मौजूद एक बम के ऊपर पड़ती है जिसको प्लेन से जमीन पर गिराया जाता था और अभी उसको देखने के बाद कॉर्पी के दिमाग में आइडिया आता है, इसीलिए कॉर्पी तुरंत ही उसके हुक को ब्रूनो के हाथ पर अटका देता है और प्लेन के फर्श को खोलकर उस बॉम्ब को नीचे गिरा देता है। इससे ब्रूनो भी उस बॉम्ब के साथ जमीन पर जाकर टकरा गया था और उस धमाके में उसकी मौत हो गई थी। अब वैसे तो कॉर्पी की जान बच जाती है, पर तभी उसे पता चलता है कि अचानक से प्लेन के पायलट की भी मौत हो चुकी है। उसी वजह से प्लेन अपना कंट्रोल खोने लग गया था और फिलहाल के लिए प्लेन में कोई पैराशूट भी मौजूद नहीं होता। तब कॉर्पी अपने सारे सोने को लेकर जल्दी से अपने आप को प्लेन की एक सीट से बांध लेता है और उसके तुरंत बाद प्लेन जमीन पर मौजूद एक दलदल में जाकर क्रैश कर जाता है।
अब प्लेन के दलदल में क्रैश करने की वजह से जैसे तैसे कॉर्पी की जान बच गई थी और वो अपने सोने को लेकर दलदल से बाहर आ गया था। इसके बाद वो सारे सोने को लेकर सीधा बैंक में पहुंच जाता है, जहां पर लोग उसकी हालत को देखने के बाद सीधा साइड में हो गए थे और कॉर्पी ने सारा सोना ले जाकर रिसेप्शनिस्ट के सामने पटक दिया था। इतने सारे सोने को देखकर तो वहां पर मौजूद सारे के सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने इतने सारे सोने को एक साथ देखा ही नहीं था। अब वैसे इतने सारे सोने की वजह से कॉर्पी बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है, पर उसके बावजूद वो एक नॉर्मल लाइफ ही जिया करता था। इसके बाद पूरी तरह से सही और स्टेबल होने में कॉर्पी को पूरे 2 साल लग गए थे और इन 2 सालों में फिनलैंड का वो हिस्सा जहां पर पहले कॉर्पी अपने परिवार के साथ रहा करता था, उसको वॉर रोकने के लिए फिनलैंड वालों को रशिया को देना पड़ गया था। उसी वजह से उस तरफ रहने वाले और भी काफी सारे लोगों को उस जगह को छोड़कर फिनलैंड के नए हिस्से में आना पड़ता है, जहां पर आने के बाद काफी सारे लोग बेघर भी हो गए थे। कॉर्पी को इस बारे में पता चलने पर वो वापस से उसी हिस्से में जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अपने पुराने वाले घर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी और दुश्मन के इलाके में अपने पुराने वाले घर को नहीं रहने दे सकता था। इसीलिए वो तुरंत ही अपने कुत्ते के साथ अपने ट्रक में बैठता है और सीधा अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। तब रास्ते में रशिया के नए बॉर्डर पर रशिया के कुछ सैनिक उसके आईडी को चेक करते हैं, जिस दौरान सोल्जर उसकी आईडी पर उसका नाम पढ़कर पूरी तरह से हैरान रह गए थे, क्योंकि उन्हें भी कॉर्पी द लेजेंड के बारे में सब कुछ पता था। खैर अभी वो लोग कॉर्पी की आईडी को देखकर उसे आगे जाने देते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो कॉर्पी उन लोगों को वहीं पर जिंदा गाड़ देता। अब जैसे ही कॉर्पी के रशिया के इस हिस्से में आने के बारे में जनरल को पता चलता है, तो वो खुद भी काफी ज्यादा डरते हुए तुरंत ही एक कैदी इगोर के पास जाता है, जो कि पहले के टाइम पर खुद भी रशिया की आर्मी का कमांडर हुआ करता था, पर वो इतना ज्यादा ब्रूटल था कि उसने ही कॉर्पी के गांव समेत आसपास मौजूद सभी गांव को बहुत ही बुरी तरह से जलाकर राख कर दिया था और इगोर को उसकी उसी ब्रूटैलिटी की वजह से कैद में रखा गया था। इसका मतलब कि कॉर्पी की फैमिली का असली कातिल इगोर था, जिसके बारे में आज तक कॉर्पी को कुछ भी पता नहीं होता और फिलहाल के लिए आर्मी का जनरल चाहता था कि इगोर कॉर्पी के पास जाके उसे जान से मारकर अपने 300 मरे हुए जवानों की मौत का बदला ले ले। अब वैसे ऐसा जनरल डर के मारे भी कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद कॉर्पी वहां पर रशियन सोल्जर्स को खत्म करने के लिए आया हुआ है। इगोर को कॉर्पी के बारे में पता चलने पर वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके हिसाब से शायद कॉर्पी को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करा जा रहा था और कोई ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता था जो इतने सारे सोल्जर से अकेला भिड़कर अब तक जिंदा रह सके। इसके बावजूद इगोर कॉर्पी को जान से मारने के बदले में बहुत सारे पैसे और अपनी आजादी की डिमांड करता है, जिस पर जनरल तुरंत ही मान जाता है और वो बस कॉर्पी को जान से मारने के लिए इगोर को बहुत सारे हथियार और बहुत सारी सेना देने का भी वादा करता है। अब जनरल की इस चाल से अनजान कॉर्पी सुबह तक अपने घर में पहुंच गया था, जहां पर जाने के बाद जब वो अपने घर में रख के अपने 2 बच्चों और अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है तो इमोशनल होते हुए रोने लग जाता है और उस समय पर उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि अपने परिवार की मौत के समय पर वो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए वहां पर मौजूद ही नहीं था। अब फिलहाल के लिए कॉर्पी जैसे तैसे खुद को संभाल कर अपने पुराने घर की लकड़ियों को तोड़ता है और फिनलैंड के नए गांव में ले जाने के लिए गिनने लग जाता है। एक एक करके उसने सारी लकड़ियों को तोड़कर अपने साथ लाए हुए ट्रक पर लोड कर लिया था और जो लकड़ियां किसी काम की नहीं थी उन्हें जला दिया था। इसके बाद वो अपने ट्रक में बैठकर उन लकड़ियों को सीधा फिनलैंड के बॉर्डर की तरफ लेकर जाने लगता है, जिस दौरान रास्ते में उसे उसकी तरफ आता हुआ एक सोल्जर का ट्रक दिखाई देता है, जो कि चेकिंग के बहाने से कॉर्पी से उसकी आईडी मांगने लग गया था। उसी दौरान कॉर्पी अपने ट्रक के पीछे एक और गाड़ी को आता हुआ नोटिस करता है, जिसे देखकर कॉर्पी समझ गया था कि पक्का ये सोल्जर उसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ करने वाले हैं। इसके बावजूद वो चुपचाप अपनी आईडी को पहले तो उस सोल्जर को दे देता है और वो सोल्जर उसकी गाड़ी को लेकर पीछे वाली गाड़ी के पास जाता है, जिसमें इगोर बैठा हुआ था। तब इगोर कॉर्पी की आईडी को देखने के बाद समझ गया था कि असल में कॉर्पी वही इंसान है जिसे मारने के लिए जनरल ने उसे पैसे देने का वादा करा है। पर जैसा कि कॉर्पी ने जब कत्लेआम मचाया था उस समय पर इगोर जेल में था, इसीलिए उसे कॉर्पी के नाम की दहशत के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता और उल्टा उसे अभी कॉर्पी की ये हालत देखकर उसके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। तब कॉर्पी के ट्रक के पीछे लदी उसके पुराने घर की लकड़ियों को देखकर इगोर को ये बात भी समझ में आ जाती है कि कॉर्पी को अपने पुराने घर से बहुत ज्यादा प्यार था और वो वहां पर बस अपने पुराने घर की लकड़ियों को लेने के लिए आया हुआ है। इसके बावजूद इगोर अपने साथ मौजूद सोल्जर से बोलता है कि कॉर्पी को इन्हीं लकड़ियों के साथ जिंदा जला दो। तब इगोर का ऑर्डर फॉलो करते हुए इगोर के साथ ही अपने पास मौजूद मोलोटोव में आग लगाते हैं और एक सोल्जर उसे कॉर्पी के पास लेकर जाने लग जाता है। तब उसके ट्रक के गेट के पास पहुंचते ही कॉर्पी तुरंत ही ट्रक के गेट पर लात मारकर उस मोलोटोव को उस सोल्जर के हाथ में ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस सोल्जर की मौके पर ही मौत हो गई थी। और उसके तुरंत बाद ही कॉर्पी ने अपने ट्रक को फुल स्पीड में रिवर्स गियर पर डाल दिया था। इससे ट्रक पीछे खड़े सोल्जर से टकराता है और वो सोल्जर उड़ता हुआ सीधा इगोर की गाड़ी पर जाकर गिरता है। ये देखने के बाद ट्रक के पास मौजूद तीसरा सोल्जर कॉर्पी के ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश करता है, मगर कॉर्पी उसकी बंदूक को पकड़कर उसे ट्रक के अंदर खींच लेता है और ट्रक को फुल स्पीड में आगे की तरफ भगाने लग जाता है। तब कॉर्पी के सामने आने पर तो उस सोल्जर की फट के 4 से 64 हो गई थी, मगर कॉर्पी पहले तो उसे मारकर बेहोश करता है और उसके कुछ मिनट बाद जब वो सोल्जर उठने की कोशिश करता है तो कॉर्पी उसे उसकी बंदूक थमाते हुए उसमें गोलियां भरने के लिए कहता है।
तब वो सोल्जर भी कॉर्पी के डर के मारे ऐसा करने लग गया था और गोलियों के बंदूक में भरने के बाद कॉर्पी ने अपने ट्रक को आगे ले जाकर रोक दिया था, जो देखकर पीछे आ रहे इगोर और उसके साथियों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कॉर्पी के ट्रक से थोड़ा सा दूर ही अपनी अपनी गाड़ियों को रोककर कॉर्पी के ट्रक को देखने लग जाते हैं। उस दौरान कॉर्पी ने इगोर के उस साथी को फ्री कर दिया था जिसको उसने बंदूक की नली से पकड़कर ट्रक के अंदर खींचा था, जो देखकर वो आदमी भी तुरंत ही ट्रक से उतरकर भागने लग जाता है। तब इगोर के साथी उसको गद्दार की तरह ट्रीट करते हुए खुद ही शूट करके खत्म कर देते हैं, मगर उनका गोली चलाना उनकी बहुत ही बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि इससे कॉर्पी को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया था और उसने अपने पास मौजूद बंदूक की मदद से एक एक करके सभी सोल्जर को शूट करके खत्म कर दिया था। ये देखकर तो इगोर पूरी तरह से दंग रह जाता है और इसके बाद जब कॉर्पी अपनी बंदूक लेकर अपने ट्रक से बाहर आता है तो इगोर उसके गुस्से को देखते हुए अपने बगल में बैठे साथी से बंदूक ना निकालने को कहता है, लेकिन वो बंदा डर के मारे इगोर की बात को नहीं मानता और कॉर्पी उसको बंदूक निकालता हुआ देखकर तुरंत ही उसकी खोपड़ी खोल के उसे खत्म कर देता है। तब इगोर बस कॉर्पी को घूरे जा रहा था, पर क्योंकि कॉर्पी बेफालतू में किसी को जान से नहीं मारना चाहता था, इसीलिए कॉर्पी इगोर को जिंदा छोड़कर बस उसकी गाड़ी के टायर को पंचर करता है और चुपचाप अपने ट्रक में बैठकर वहां पर से निकल जाता है। अब वैसे अगर कॉर्पी को इस समय पर पता होता कि इगोर ने ही उसके परिवार को मारकर उनके टुकड़ों को कुत्तों को खिला दिया था, तो शायद इगोर को कॉर्पी का कोई और ही रूप देखने को मिलता। खैर अभी के लिए इगोर कॉर्पी के वहां पर से जाने के बाद अपनी बाइकर टीम को वहां पर बुलाता है, जिनके आने तक इगोर ने अपनी गाड़ी के टायर को भी चेंज कर लिया था और अब वो सारे साथ में मिलकर वापस से कॉर्पी का पीछा करने लग गए थे। कॉर्पी को भी कहीं ना कहीं इस बारे में अंदाजा होता है कि इगोर अपने साथियों के साथ वापस से उसके पीछे जरूर आएगा, इसीलिए वो अपने ट्रक को मेन रोड से आगे ना ले जाकर कच्चे वाले रोड से आगे बढ़ने लग जाता है। मगर इगोर और उसके साथी कॉर्पी की इस चालाकी के बारे में समझ जाते हैं और उसी कच्चे वाले रोड पर आगे बढ़ते हुए जल्दी ही कॉर्पी के ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। तब उन्हें देखने के बाद कॉर्पी उनके ऊपर गोलियां चलाने की भी कोशिश करता है, मगर सोल्जर्स के हेलमेट की वजह से उन्हें कॉर्पी की गोलियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद जब एक सोल्जर कॉर्पी के पास जाकर उसे गोली मारने की कोशिश करता है तो बचने की कोशिश करने के बावजूद भी कॉर्पी के वो गोली लग जाती है और कॉर्पी का ट्रक एक मैदान में घुस जाता है। तब घायल होने के बावजूद भी कॉर्पी जैसे तैसे खुद को संभाल कर ट्रक को वापस से रोड पर लेकर आता है, पर इसी बीच एक सोल्जर उसके ट्रक के ऊपर चढ़ गया था। ये बात समझ आते ही कॉर्पी झटके से ब्रेक मारकर जैसे तैसे उस सोल्जर को नीचे गिरा देता है और वो सोल्जर पीछे से आ रही इगोर की गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे पल भर के अंदर अंदर उसकी चटनी बन जाती है। अब इस समय तक भी बाकी सारे सोल्जर ने कॉर्पी का पीछा करना नहीं छोड़ा था और अभी भी एक सोल्जर कॉर्पी को शूट करने वाला था, मगर उसके ऐसा करने से पहले ही कॉर्पी की नजर सड़क पर मौजूद एक खाली गाड़ी के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो उस गाड़ी को साइड से टक्कर मारते हुए खुद आगे निकल जाता है और पीछे से आ रही बाइक अचानक उस गाड़ी से टकराने के कारण ब्लास्ट हो जाती है। अब इस धमाके का फायदा उठाकर एक सोल्जर वापस से ट्रक के ऊपर चढ़ गया था, जो साइड से होते हुए ट्रक के अंदर चला जाता है और कॉर्पी को ट्रक से धक्का मारकर गेट के बाहर लटका देता है। उस वक्त पर दूसरा सोल्जर अपनी बाइक को लेकर चलते हुए ट्रक के बगल में आ गया था, जहां पर आकर वो कॉर्पी को शूट करके खत्म करने वाला था, मगर उसके गोली चलाने से पहले ही कॉर्पी जैसे तैसे अपने आप को उठाता है और दूसरे सोल्जर की ड्रेस में से एक ग्रेनेड को निकालकर बाइक के टायर की रिम में फंसा देता है, जिससे वो बाइक अचानक ब्रेक लगने से हवा में उड़ जाती है और ग्रेनेड के धमाके में वो सोल्जर मौके पर ही मारा जाता है। इसके बाद कॉर्पी तुरंत ही ट्रक के आगे लगे टोइंग हुक की रस्सी को पकड़कर अंदर बैठे सोल्जर के गले में फंसाता है और उसे बाहर फेंककर खुद ट्रक के अंदर आते हुए टोइंग हुक को चालू कर देता है, जिसकी वजह से उस टोइंग हुक की रस्सी सिमटने लग गई थी। तब रस्सी सिमटने से पहले तो काफी देर तक वो सोल्जर ट्रक के साथ ही घसीटता रहता है, पर बाद में वो रस्सी इतनी ज्यादा सिमट जाती है कि पहले तो वो सोल्जर ट्रक के बोनट पर आ जाता है और बाद में रस्सी का जोर उसके गले पर पड़ने के कारण उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अभी उसकी बॉडी ट्रक के बोनट के ऊपर ही रह गई थी, पर उसका सर इगोर की गाड़ी के पास जाकर गिरा था। तब उस सोल्जर के सर को देखने के बाद इगोर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तुरंत ही अपने पास मौजूद मोलाटोव में आग लगाते हुए उसे कॉर्पी के पुराने घर की लकड़ियों के ऊपर फेंक देता है। इससे कॉर्पी के पुराने घर की लकड़ियां जलने लग गई थी, जो देखकर कॉर्पी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तभी अचानक उसकी नजर उस सोल्जर की बॉडी के ऊपर पड़ती है, जिसके कपड़ों के अंदर कुछ ग्रेनेड भी मौजूद थे। उसको देखने के बाद कॉर्पी जैसे तैसे उन ग्रेनेड को चालू करता है और उस सोल्जर की बॉडी को तुरंत ही इगोर की गाड़ी के ऊपर फेंक कर मारता है। ये देखने के बाद इगोर तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी से कूद गया था और उसकी गाड़ी ग्रेनेड के धमाके में पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई थी। इसके बावजूद भी इगोर कॉर्पी का पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और तुरंत ही अपनी टीम को कांटेक्ट करके और बैकअप की डिमांड करता है। वहीं कॉर्पी अपने पुराने घर की लकड़ियों में लगे आग को बुझाने के लिए ट्रक को जंगल के बीच में मौजूद झाड़ियों में लेकर आ गया था, जिससे उसमें लगी 90% आग तक बुझ जाती है और कॉर्पी अपने ट्रक को आगे ले जाकर बाकी बची हुई आग को खुद ही बुझा देता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते को पीने के लिए पानी देता है और ट्रक के इंजन को ठंडा करने के लिए थोड़ा सा पानी उसमें भी डालता है और सोचने लग जाता है कि अब अगर उसने पड़ी हुई लकड़ी ले ही ली है तो आगे उसे क्या करना चाहिए। वो इस बारे में पूरी तरह से सोच पाता उससे पहले ही उसे आसमान में रशिया के 2 लड़ाकू विमान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर कॉर्पी को ये बात समझ में आ गई थी कि वो विमान उसे मारने के लिए इगोर ने ही भेजे हैं। इसलिए अब वो तुरंत ही अपने कुत्ते को ट्रक में बिठाता है और प्लेन से हो रही फायरिंग से जैसे तैसे बचते हुए अपने ट्रक को एक शेल्टर के अंदर लेकर चला जाता है, जिससे प्लेन में बैठे पायलट्स को उसे अपना शिकार बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी।
तब एक प्लेन का पायलट कॉर्पी को जान से मारने के लिए शेल्टर के ऊपर बम गिरा देता है, मगर कॉर्पी को उसकी इस चाल के बारे में पहले से अंदाजा था, जिसकी वजह से वो शेल्टर में ब्लास्ट होने के चंद पलों पहले ही अपने ट्रक को बहुत ही तेजी में शेल्टर से बाहर लेकर आ जाता है और खुद को बचाने के लिए शेल्टर के पास मौजूद बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल के बीच में चला जाता है। अभी कॉर्पी को लग रहा था कि शायद उसकी जान बच गई है, मगर अभी भी एक पायलट अपने प्लेन को 90 डिग्री पर करके लगातार जंगल के बीच में कॉर्पी का पीछा करे जा रहा था, जिस दौरान उसके प्लेन की गोलियां कॉर्पी के ट्रक के पीछे लग रही होती हैं और तब कॉर्पी उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए अचानक से ट्रक में ब्रेक मार देता है, जो मूव कॉर्पी की तरफ से पायलट के लिए आउट ऑफ सिलेबस थी। इसी वजह से ऐसे मौके पर पायलट अपने प्लेन को संभाल नहीं पाता और प्लेन के एक पंखे के ट्रक से टकराने के कारण प्लेन पास में ही क्रैश करके ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके में प्लेन में बैठे पायलट की भी मौत हो गई थी और कॉर्पी अभी के लिए दूसरे प्लेन की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था, मगर अभी जब उसे दूसरे प्लेन की कोई भी आवाज नहीं आती तो वो तुरंत ही ट्रक को जंगल के बाहर लेकर चला जाता है और वापस से फिनलैंड के बॉर्डर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। अभी वो एक ऐसे रोड पर जा रहा था जिसके बगल में एक छोटी सी खाई थी और उस खाई के नीचे एक बहुत ही बड़ी नदी बह रही थी। तभी अचानक से कॉर्पी को दूसरे वाले प्लेन की आवाज सुनाई देती है, जो कि खाई से उड़ता हुआ अचानक से उसके ऊपर आके गोलियां चलाने लग गया था, जिन गोलियों से जैसे तैसे कॉर्पी बच जाता है और फाइनली प्लेन में ही गोलियां खत्म हो जाती हैं। पर अभी उस प्लेन का पायलट किसी भी हालत में कॉर्पी को खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो कुछ सोचकर पहले तो प्लेन को ट्रक के आगे लेकर जाता है और फिर प्लेन को ट्रक की तरफ मोड़कर अपने आप को प्लेन से इजेक्ट कर लेता है। तब उससे बचने के लिए कॉर्पी ट्रक में बंधी हुई लकड़ियों की रस्सी पर गोली चलाकर रस्सी को तोड़ देता है, जिसके बाद उसके अचानक से ब्रेक मारने पर वो सारी लकड़ियां ट्रक के आगे आ गई थी और प्लेन उन लकड़ियों से टकराकर ट्रक से थोड़ा सा दूर जाकर क्रैश हो गया था। इससे कॉर्पी की जान इस बार भी बच जाती है और तुरंत ही अपनी बंदूक को लेकर पायलट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर पायलट भी अपनी बंदूक को निकालकर कॉर्पी की तरफ गोलियां चलाने लग गया था। पर किस्मत से कॉर्पी की एक भी गोली नहीं लगती और वो पायलट को खत्म करने के लिए उसकी तरफ आने लग जाता है। तब शुरुआत में तो पायलट डर जाता है, पर अगले ही पल वो आसमान की तरफ देखकर हंसने लग गया था, जो देखकर कॉर्पी खुद भी पीछे मुड़ता है और तब उसकी नजर दूर से आ रहे एक और बॉम्बर प्लेन के ऊपर पड़ती है, जो कि जल्दी ही वहां पर बम बरसाने वाला था। ये समझ आते ही कॉर्पी पायलट को छोड़कर अपनी लकड़ियों को वापस से ट्रक पर लोड करता है और तुरंत ही ट्रक में बैठकर वहां पर से भागना शुरू कर देता है। इस दौरान प्लेन ने भी ऊपर आकर जमीन पर बम गिराना शुरू कर दिया था, जिसके धमाके में नीचे मौजूद पहले वाले प्लेन का पायलट भी मारा जाता है और धमाके के इम्पैक्ट से ट्रक को बचाने के लिए कॉर्पी ट्रक को पास की नदी में कूदा देता है। तब उस नदी का पानी ट्रक के अंदर बढ़ने लग गया था, जो देखकर सबसे पहले तो कॉर्पी अपने कुत्ते को ट्रक से बाहर निकालकर खुद भी जल्दी से ट्रक के बाहर आता है और अपने ट्रक से बंधी अपने घर की लकड़ियों को खोल देता है। पर ये सारी चीजें जितना जल्दी मैंने बता दी हैं, कॉर्पी को ये सब करने में उससे काफी ज्यादा टाइम लग गया था, जिसकी वजह से पानी के अंदर ज्यादा देर तक सांस रोके रखने के कारण वो पानी के अंदर ही बेहोश हो चुका था। तभी उसकी खोली गई लकड़ियों में से एक लकड़ी किस्मत से उसके शरीर से लगकर उसको ऊपर की तरफ लेकर चली जाती है, जिस दौरान कॉर्पी का कुत्ता उसका ऊपर आता हुआ देखकर उसके पास आने लग जाता है। अब इसके बाद शाम के समय में इगोर और उसके साथी गाय के पास पहुंचकर नदी को देखने लग गए थे, ताकि वो इस बात को कंफर्म कर सके कि कॉर्पी मर चुका है या फिर अभी भी जिंदा है। तब थोड़ी देर ढूंढने के बाद इगोर के साथियों को पानी के अंदर कॉर्पी का ट्रक तो मिल जाता है, पर ना तो उसमें कॉर्पी के घर की लकड़ियां थी और ना ही वहां पर कॉर्पी की लाश मौजूद थी। तब इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद इगोर इस बात को समझ गया था कि कॉर्पी अभी भी जिंदा है और कहीं ना कहीं अब इगोर को ये बात भी पता थी कि नदी से होता हुआ कॉर्पी किधर की तरफ निकलेगा। वहीं कॉर्पी ने अपने पास मौजूद सारी लकड़ियों से एक राफ्ट बना ली थी, जिसके ऊपर वो खुद बैठकर अपने कुत्ते को भी किसी तरह से किनारे तक लेकर आ जाता है और तब उसकी नजर सामने मौजूद एक गांव के ऊपर पड़ती है, जो कि युद्ध के दौरान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और पास में ही एक खाली टैंक भी पड़ा हुआ था। तब उस टैंक के अंदर कॉर्पी को काफी सारे एक्सप्लोजिव और काफी सारे हथियार भी मिल जाते हैं, जिन्हें कॉर्पी अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि इगोर और उसके साथी इतनी आसानी से तो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं कॉर्पी इस मामले में पूरी तरह से सही था, क्योंकि थोड़ी ही दूर बने एक रशियन बेस पर इगोर अभी भी अपने साथियों के साथ कॉर्पी के आने का इंतजार कर रहा था और अभी थोड़ी देर बाद उन लोगों की नजर सामने से आ रहे एक टैंक के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर कॉर्पी के घर की पुरानी लकड़ियां बंधी हुई थी और उसे देखने के बाद इगोर और उसके साथी समझ चुके थे कि पक्का कॉर्पी उसी टैंक के अंदर है। इसीलिए वो लगातार कॉर्पी के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और जब तक वो लोग सामने खड़े हुए थे तब तक कॉर्पी के लिए बॉर्डर पार कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, मगर कॉर्पी ने इसका इंतजाम भी पहले से करा हुआ था और अभी वो रशियन सोल्जर्स को देखते ही एक डायनामाइट की बत्ती में आग लगा देता है और वो डायनामाइट टैंक के पीछे वाले हिस्से से टैंक के साथ ही कनेक्ट हो रखा था। अब जैसे ही कॉर्पी टैंक को बॉर्डर के पास लेकर आता है, वैसे ही उस डायनामाइट में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण टैंक हवा में उछलकर एक बार कुलाटी खाता है और बॉर्डर के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। तब कॉर्पी की इस हरकत को देखकर तो इगोर और उसके साथियों के चेहरे पर डाउनलोड पेंडिंग वाली फीलिंग आ गई थी, पर अभी टैंक के नीचे गिरते ही कॉर्पी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और साथ ही उसके टैंक के अंजर पंजर भी ढीले हो चुके थे। तब कॉर्पी के बहुत ज्यादा घायल हो जाने की वजह से कॉर्पी सबसे पहले तो अपने कुत्ते को उस जगह पर से निकाल देता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि फिलहाल के लिए वो इगोर के साथियों से ज्यादा लड़ाई नहीं कर पाएगा और इगोर उसे जान से मार देगा। अब अपने कुत्ते को भगाने के बाद कॉर्पी अपने पास मौजूद एक खंजर को निकालता है
जिसके ब्लेड को उसने किसी बहुत ही खास रीजन की वजह से उसके हैंडल से अलग कर दिया था और इसके थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद टैंक से बाहर चला गया था। तब उसको बाहर देखकर इगोर उसको शूट करके खत्म करने ही वाला होता है। तभी वहां पर वो जनरल पहुंच जाता है जिसने इगोर से कॉर्पी को पकड़ने के लिए कहा था, पर अब वो कॉर्पी को जिंदा पकड़ना चाहता था। उसकी ये बात सुनने के बाद इगोर कॉर्पी को शूट नहीं करता और कॉर्पी के पैर से उसे घसीटते हुए जनरल के पास लेकर जाता है। जिसके बाद जनरल ने कॉर्पी को एक ट्रेन की बोगी में लटका दिया था और वहां पर मौजूद एक सोल्जर कॉर्पी को टॉर्चर करने के लिए लगातार उसके कोड़े मारे जा रहा था। तब ट्रेन के चलने पर इगोर वहां पर आकर उस सोल्जर को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने को कहता है और कॉर्पी को बताता है कि मैंने युद्ध के दौरान इतने सारे लोगों को जान से मारा था कि मुझे उन सब के चेहरे बिल्कुल भी याद नहीं है, पर मुझे तुम्हारे टाउन के एक बच्चे के बारे में बहुत ही अच्छे से याद है जो कि इतना ज्यादा बहादुर था कि वो अपने भाई और अपनी माँ को बचाने के लिए खंजर लेकर मेरे पास आ गया था। पर उसके बावजूद मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर उस बच्चे, उसके भाई और उसकी माँ को बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मार दिया और बाद में उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उन टुकड़ों को कुत्तों को खिला दिया। तब उस बच्चे की बहादुरी के बारे में सुनकर कॉर्पी इस बात को समझ जाता है कि इगोर उसके बड़े बेटे के बारे में बात कर रहा है। इसी वजह से अब कॉर्पी को ये बात भी समझ आ चुकी थी कि इगोर ने ही उसकी फैमिली को जान से मारा था और इसीलिए अब कॉर्पी किसी भी हालत में इगोर से अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहता था। इसके लिए वो जल्दीबाजी ना कर इगोर के वहां पर से जाने का इंतजार करता है और बाद में अपने शरीर का पूरा वजन उस रस्सी के ऊपर लाद देता है जिस रस्सी से कॉर्पी को बांधा गया था। उसकी वजह से रस्सी के टूट जाने की वजह से कॉर्पी फ्री हो जाता है और अपनी जांघ में मौजूद अपने खंजर के उस ब्लेड को निकालता है जिसको उसने टैंक के अंदर उसके हैंडल से अलग करके अपनी जांघ में मौजूद एक जख्म में छुपा लिया था। तब उसके फ्री होने की आवाज को सुनकर एक सोल्जर तुरंत ही उसके पास आता है, जिस दौरान पहले तो कॉर्पी बेहोश होने का नाटक करता है, पर उसके नजदीक आते ही कॉर्पी बहुत ही बेरहमी के साथ उसके ऊपर हमला करके उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट देता है। कॉर्पी तब एक हिस्से को उठाकर अपने साथ बाहर लेकर चला गया था, जहां मौजूद जब दूसरे सोल्जर की नजर अपने साथी की इस हालत पर पड़ती है तो वो डर के मारे चलती ट्रेन से खुद ही कूद जाता है। वहीं कॉर्पी के फ्री होने की बात से अनजान इगोर अभी के लिए जनरल और उसके साथियों के साथ पहले वाली बोगी में पार्टी कर रहा था। तब खाना खाते हुए इगोर जनरल से उसके इनाम के पैसे मांगता है, लेकिन जनरल अभी उसे ऑर्डर देकर चुप करवा देता है। वहीं कॉर्पी धीरे धीरे पहली वाली बोगी की तरफ आता जा रहा था, जिस दौरान एक बोगी में उसे अपने घर की लकड़ियां और एक हल रखा हुआ दिखाई देता है, जो देखते ही कॉर्पी ने हल को उठा लिया था और वो धीरे धीरे अगली वाली बोगी में पहुंच गया था। वहां पर काफी सारे सोल्जर सो रहे होते हैं, जिन्हें देखकर कॉर्पी बहुत ही धीरे धीरे शांति से आगे बढ़ने लग जाता है और जैसे तैसे उस बोगी को पार कर लेता है। अब उससे आगे वाली बोगी में भी काफी सारे सोल्जर सो ही रहे थे और अभी भी कॉर्पी का प्लान बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़कर वहां से बाहर निकलना था। मगर अगली वाली बोगी में दाखिल होते ही अचानक से उसकी नजर सामने मौजूद एक सोल्जर के ऊपर पड़ती है, जो कि बाथरूम से बाहर आया था और उसको देखते के साथ ही कॉर्पी ने अपने पास मौजूद हल को उसके मुंह के अंदर फेंक कर मार दिया था। इससे वो सोल्जर किसी और को कॉर्पी के बारे में बताए बिना ही परलोक सिधार जाता है, पर इस दौरान हुई आवाज की वजह से कॉर्पी के बगल में मौजूद एक सोल्जर की आंख खुल गई थी। मगर उस सोल्जर के भी कुछ बोलने से पहले ही कॉर्पी अपने पास मौजूद खंजर के ब्लेड की मदद से उस सोल्जर को खत्म कर देता है और बिना आवाज के धीरे धीरे वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। तभी अचानक ट्रेन को झटका लगने से एक सोल्जर के हाथ में मौजूद दारू की बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है, पर किस्मत से इतनी तेज आवाज होने के बावजूद भी किसी सोल्जर की आंख नहीं खुलती। अब कॉर्पी के पास उस टूटे हुए कांच के ऊपर चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो उसके शरीर में कांच के धंसने के दर्द को सहते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ने लग जाता है। पर अभी पीछे मौजूद जिस सोल्जर को कॉर्पी ने खंजर की मदद से मारा था, उसका खून उसके नीचे वाले बेड पर सो रहे एक दूसरे सोल्जर के ऊपर गिरने लग गया था। इसकी वजह से उस सोल्जर की आंख खुल जाती है और तब उसकी नजर से बचने के लिए कॉर्पी कांच के टुकड़ों पर लेटकर एक सोल्जर की सीट के नीचे चला जाता है, जिससे कॉर्पी के पूरे शरीर में अब कांच के टुकड़े धंस चुके थे और उसे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी अचानक कॉर्पी का हाथ एक माउस ट्रैप के ऊपर भी फंस जाता है और उसी वक्त पीछे मौजूद सोल्जर की डेड बॉडी दूसरे वाले सोल्जर के ऊपर गिर जाती है, जिससे अब उस सोल्जर के चिल्लाने की वजह से बाकी सारे सोल्जर भी जाग चुके थे। तब उन लोगों के पूरी तरह से एक्टिव होने से पहले कॉर्पी जल्दी से सीट के बाहर निकलकर बोगी के दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां पर जाने के बाद उसने मरे हुए सोल्जर के मुंह से अपने हल को निकाल लिया था और उसी हल की मदद से बोगी के दरवाजे को लॉक कर दिया था। अब इससे अगले वाली बोगी में सारे के सारे ड्यूटी सोल्जर मौजूद होते हैं, जो कि रात में जागकर पहरा दे रहे थे। उनसे बचने के लिए कॉर्पी उनकी बोगी के ऊपर चढ़कर बोगी के ऊपर ऊपर आगे बढ़ने लग जाता है, मगर अंधेरा होने की वजह से उसे सामने मौजूद एक पाइप दिखाई नहीं देता और उस पाइप से टकराने की वजह से वो बोगी की छत को तोड़कर सोल्जर्स के बीच में जाकर गिरता है। तब कॉर्पी को देखते ही सारे के सारे सोल्जर ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया था और वो कॉर्पी को जान से मारने ही वाले थे, लेकिन उनके गोलियां चलाने से पहले ही कॉर्पी पास में मौजूद एक सोल्जर की बंदूक को छीनता है और उस बंदूक की मदद से आसपास मौजूद सभी सोल्जर को बहुत ही बेरहमी के साथ जान से मार देता है। उस दौरान भी दूर मौजूद सारे के सारे सोल्जर कॉर्पी के ऊपर गोलियां चलाए जा रहे थे, मगर कॉर्पी मरे हुए सोल्जर की बॉडी को अपनी ढाल बनाकर उनके बीच में ही छुपा रहता है और जैसे ही सामने मौजूद सोल्जर की गोलियां खत्म होती हैं, वैसे ही कॉर्पी अपने दोनों हाथ में बंदूक उठाकर लगातार गोलियां चलाते हुए उन लोगों को भी खत्म कर देता है। तब इन गोलियों की आवाज इगोर सुनकर अपनी बोगी के बाहर आ गया था,
जो पीछे वाली बोगी में गोलियां चलती हुई देखकर समझ जाता है जो पीछे वाली बोगी में गोलियां चलती हुई देखकर कॉर्पी के फ्री होने के बारे में समझ जाता है। और जैसा कि अभी उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जनरल उसको पैसे नहीं देना चाहता, इसलिए वो कॉर्पी से लड़कर अपनी जान को भी जोखिम में नहीं डालना चाहता था। और यही सोचते हुए वो अपनी पहले वाली बोगी के डब्बे को पीछे वाली सभी बोगी से अलग कर देता है और फिर से पार्टी वाले एरिया में जाकर जनरल के साथ मौजूद उसके सभी साथियों को जान से मार देता है। ये देखकर तो जनरल की फट के 4 से 64 हो गई थी और उसने तुरंत ही इगोर की तरफ पैसे से भरा हुआ एक बक्सा खिसका दिया था, जिसको देखकर अब इगोर खुश होते हुए जनरल को भी जान से मार देता है। अब फिलहाल के लिए इगोर को अपने आगे का जीवन पूरी तरह से सेट लग रहा था। उसके पास काफी सारे पैसे थे और बोगीज के अलग होने की वजह से कॉर्पी भी उसका पीछा नहीं करने वाला था। मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पीछे मौजूद बोगी में कॉर्पी के हाथ में एक मिसाइल लग गई थी, जिसे देखते ही वो उसे एक्टिवेट कर उसके ऊपर सवार हो जाता है और वो मिसाइल सीधा पहली वाली बोगी से जाकर टकरा जाती है। किस्मत से अभी वो मिसाइल ब्लास्ट नहीं हुई थी, क्योंकि अब तक कॉर्पी ने उसको उसके होल्डर से नहीं निकाला था और फिलहाल के लिए कॉर्पी इगोर को देखते ही उसके ऊपर झपट कर उसको बुरी तरह से मारने लग गया था। पर जैसा कि कॉर्पी पहले से काफी ज्यादा घायल होता है, इसी वजह से वो ज्यादा देर तक इगोर के सामने नहीं टिक पाता और इगोर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। तब इगोर उसको मारते मारते सीधा मिसाइल के पास लेकर आ गया था, जहां पर लाने के बाद वो कॉर्पी को शूट करके खत्म करने वाला था। पर उसके ऐसा करने से पहले ही कॉर्पी मिसाइल के होल्डर के स्क्रू को अपने मुंह से निकाल देता है, जिसकी वजह से अब वो मिसाइल इगोर के सामने होने की वजह से इगोर की तरफ बढ़ने लग गई थी और इगोर अपनी जान बचाने के लिए बोगी के अंदर चला गया था। तब बोगी में सामान भरा होने की वजह से मिसाइल को अंदर आने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, पर अपने थ्रस्टर की वजह से वो जैसे तैसे इतनी पावर बना ही लेती है कि वो इगोर के खोपड़े से होती हुई ट्रेन की दूसरी तरफ चली गई थी और ट्रेन की पटरी से थोड़ा दूर मौजूद एक मैदान के हिस्से पर जाकर ब्लास्ट हो गई थी। इससे इगोर भी मर जाता है और कॉर्पी की जान भी बच जाती है। अब कहानी वहां पर से सीधा 2 दिन आगे आती है, जहां फिनलैंड के एक रेलवे बॉर्डर पर कड़ी ठंड में एक सोल्जर पहरा दे रहा था। पर तभी अचानक उसे पटरी से किसी की आवाज आती है और उस आवाज की तरफ बढ़ने पर उसे पटरी पर चल रही एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसके ऊपर कॉर्पी अपने पुरानी घर की लकड़ियों के साथ सवार था। तब कॉर्पी को देखते ही पहले तो सोल्जर उससे उसकी आईडी को मांगता है, पर जैसे ही वो कॉर्पी की आईडी पर उसका नाम पढ़ता है तो वो तुरंत ही गर्व से उसे सैल्यूट मारने लग जाता है। खैर इसके कुछ दिनों बाद जब कॉर्पी थोड़ा सा सही हो जाता है तो एक गांव के किनारे पर अपने पुराने घर की लकड़ियों से एक नए घर को बनाने की कोशिश करने लगता है, जिस दौरान अचानक से उसका कुत्ता भौंकने लग गया था और दूर से कॉर्पी को गांव के कुछ लोग उसकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। तब कॉर्पी को लगता है कि शायद वो लोग भी उससे लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वो तुरंत ही अपने हथियार को लेकर उन लोगों से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो लोग कॉर्पी के पास आकर उससे पूछते हैं कि क्या आपको कोई मदद चाहिए। इस छोटे से वाक्य को सुनते के साथ ही कॉर्पी बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग गया था, क्योंकि इतने सालों में आज तक उसकी मदद किसी ने भी नहीं करी थी और बीते सालों में उसके सामने जो भी आया था उसने बस कॉर्पी को मारना चाहा था। आगे वो सारे के सारे लोग मिलकर कॉर्पी के साथ उसके नए घर को बनाने में कामयाब हो जाते हैं और गर्व से कॉर्पी और उसके कुत्ते के साथ एक फोटो खिंचवाते हैं। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। अब वैसे क्या आप लोगों के घर में से या फिर आप लोगों की जान पहचान में कोई बंदा आर्मी में है? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी जरूर लिखना। आगे मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।